जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो झारखंड बोर्ड द्वारा 2024 का मॉडल सेट निकाला हुआ है। तो आज के इस वीडियो पे मॉडल सेट संख्या 1 पे, और वो मॉडल सेट है किसका, तो हिंदी ए कि जितने भी बच्चे हैं जिनका भी हिंदी ए है, उन सभी बच्चों के लिए आज के इस मॉडल पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, आप नीचे पे देख सकते हो। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और उसके आंसर्स पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा फुल टू फुल डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि सर आखिर मॉडल पेपर का वीडियो बनाने में बड़ा लेट कैसे हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लाइट का। याद रखिएगा मैं किसका बात कर रहा हूँ, लाइट का। जिस ग्रामीण क्षेत्र से मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा कटती है। और अभी फिलहाल ये जो 15 से पिछले 10-12 दिन में लाइन इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस की है कि आप उसका नज़र आपको वीडियो पे दिख रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है। लाइन होता है तो ऑलरेडी आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा मैं वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन अभी लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो टाइम पे नहीं डाल पा रहा हूँ। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको सारा का सारा जितना भी आपका मॉडल पेपर निकला है सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आशा करूंगा कि आपको ये भी पता है कि एक मॉडल पेपर से आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है। तो जो हम लोग एक मॉडल पेपर का जो मैं सीरीज लेके जा रहा हूँ, उस मॉडल पेपर के सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। और उसमें हम लोग जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पे देखेंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मॉडल पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था आपके पास कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, ये आपका प्रश्न है। तो आपने पार्ट में पढ़ा होगा कि कैप्टन जो था वो एक चश्मे का फेरी लगाने वाला था, यानी कि उस मूर्ति के सामने बैठकर वो क्या करता था माय डियर फ्रेंड, चश्मे का फ्रेम बेचा करता था या चश्मा बेचा करता था। तो जो भी चश्मा वो मूर्ति पे लगा देता था, और अगर वो किसी को पसंद आया तो वही चश्मा वो लेके चला जाता था। अब फिर से मूर्तिकार क्या करता था, एक चश्मा फिर से उस मूर्ति में लगा देता था, और जो कैप्टन वो लगा देता था। तो इसका आंसर क्या होगा कि चश्मे वाला एक गरीब व्यक्ति है, वो फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी के चश्मे का फ्रेम अच्छा लगता है, वह उसे उतार कर उस ग्राहक को दे देता है, और उसकी जगह पर वो कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है, और ऐसा निरंतर वो करता रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो नेताजी का चश्मा का जो है वो बार बार क्या होता था, बदल जाता था। अगले एक प्रश्न है आपके पाठ पे, क्या है कि पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की क्या करें, विशेषता लिखने के लिए कहा गया। तो बाल गोविंद भगत जुदाई संगीत में मस्ती, शालीनता और गायन कला की अलौकिक मिठास का अद्भुत संगम था। यानी कि उनकी जो जुदाई का जो गान गाते थे ना, और जो जिस प्रकार का वो मस्ती लाते थे, जो शालीनता लाते थे, वो एक अलौकिक मिठास का क्या था, एक अद्भुत संगम था। बाल गोविंद का संगीत स्वर जादू सा था, और ऐसा भी माना गया कि उनका जो संगीत था ना वो एक जादू सा था। उसका स्वर मानो ऊंचाई पर चढ़कर स्वर की ओर जाता था। उनका जो आवाज था ना वो कैसा था कि मानो ऊंचाई पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाता था, वो स्वर्ग की ओर जाने वाली स्वर जैसी थी। उनके गाने में इतनी तन्यता और कबीर की ईश्वर और जीवन के बारे में ज्ञान भरी बातें होती थी कि वह सभी को चौंका देते थे। यानी कि जब वो गाते थे ना, तो ईश्वर के बारे में हो या कबीर के बारे में हो, तो उनके बारे में इतना सारा बात वो बोल देते थे अपने गायकी कला में कि लोग चौंक जाते थे। बाल गोविंद के संगीत को सुनकर लोग झूमने लगते थे। किसानों को काम करने में और बच्चों को खेलने में मस्ती आ जाती थी। महिलाओं के होंठ भी गुनगुनाने लगते थे। हल चलाने वालों के पैर एक ताल में उठते थे। धान रोपण वाली उंगलियां उसी ताल पर और लय में चलने लगती थी, और मानो ताल पे वो क्या कर रही है, धान रोप रही है। तो इतना ज्यादा क्या था, उनके गायन में विशेषताएं थी। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है आपका कि आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो इसका आंसर क्या है कि मेरे विचार से फादर कामिल बुल के स्वयं वितरागी महान चिंतक, विचारक एवं मानवीय करुणा के पोषक व्यक्ति थे। उनके मन में सभी के प्रति सद्भाव एवं समभाव की भावना भरी थी। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना देश और पराया देश अपना अर्थ खो देता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ये बात नहीं कि ये मेरा देश है, ये किसी और का देश है, जिसके पास ये बात हो ही ना,
तो उनमें ये जो भावना है कि ये देश मेरा है, ये पराया है, ये अर्थ खो देता है। वे मानवता और मानवीय करुणा के दिव्य चमुक थे। हिंदी भाषा और राम कथा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। और भारत आने का जो मेन मोटिव क्या था, हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा और राम कथा उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। फादर बुल्के स्वभाव से ही एक सन्यासी थे। आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन भारत की मिट्टी में रचा बसा हुआ है। इन कारणों के कारण फादर बुल्के ने भारत आने का मन बनाया होगा। तो पहला कारण क्या था कि वो एक चिंतक है, विचारक है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक और पोषक है। उनके मन में यह सद्भाव नहीं है कि भाई आखिर कौन सा देश पराया और कौन सा देश अपना है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भाषा और राम कथा में अत्यधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, और वो ऐसे स्वभाव के हैं, सन्यासी स्वभाव का। सन्यासी लोग कहीं भी विचर सकते हैं, जा सकते हैं। साथ ही उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन था, जो भारत की जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसका जो चिंतन था, वो भारत की मिट्टी में बसा हुआ था। और यही कारण है कि फादर बुल्के जो है वो भारत आना चाह रहे थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन क्या है आपका गलत है। अब ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं आपके बुक में। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को, ज्ञात कीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें आंसर पे, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। विवाह के शुभ अवसर पर शहनाई बजती है। भारत में अब तक जितने शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां सर्वोपरि माने जाते हैं। उनके जैसा शहनाई वादक कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं कारणों से उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का क्या कहा गया, नायक कहा गया है। बात क्लियर है। बात करें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है। और अगर आप बुक को टटोल के देखोगे ना, तो प्रेम नहीं है, वहां पे व्यवहार दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे की है, प्रेम का नहीं। वहां पे उद्धव के व्यवहार की बात करी गई है। ठीक है, या आप प्रेम भी मान सकते हो, दोनों सेम ही है, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में व्यवहार से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी आपका ये आंसर होगा। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से की गई है। किस प्रकार, आपको पता होगा कि पुराइन पात रहत जल बेहतर, ता रस देह न दागी। तो उसी तरह कहा गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से की गई है। जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी पानी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात वो पानी में नहीं भीगता, ठीक उसी प्रकार तेल पानी में रहकर भी उसे घुल नहीं पाता। इसकी तुलना जो है वो प्रेम से किया है कि उद्धव तुम इतने बड़े भागे हो ना कि तुम कृष्ण के पास रहते हो। हम तो दूर है ना, गोपियां तो दूर थी, तुम कृष्ण के पास हो और पास रहने के बाद भी तुम पे कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसीलिए कहा तारस देह ना दागी, कि आप इतने करीब हो लेकिन उसके बाद भी आपका जो शरीर है उसमें कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनके जो तुलना किससे किया है, कमल के पत्ते और तेल से की गई है। अगला प्रश्न 36 नंबर का, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो क्या क्या था जहां पे कहा कि बच्चों का मुस्कान बड़ा अच्छा है। तो बात करेंगे तो कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। पहला, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा पेपर में कि कमल का फूल खिले हैं झोपड़ी में। तो जैसे एक तालाब में कीचड़ है, तालाब में भरा, उसमें कमल का फूल खिलता है तो तालाब का शोभा बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार गरीब के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस घर की शोभा बढ़ा देता है। तो यही बात कवि ने कहा है कि कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो तालाब में ना खिलकर कवि की झोपड़ी में क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं। पहला तुलना। दूसरा, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण माने पत्थर भी पिघलकर जल बन जाते, तो दूसरा जो तुलना किया वो पाषाण से किया है। और तीसरा क्या है कि कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करते हैं, और उससे भी कर देते हैं कि जो शेफालिका के जो फूल होते हैं ना, यानी कि बबूल के पेड़ में जो फूल लगता है उसको शेफालिका के फूल बोलते हैं। तो पहला तो कमल से किया, दूसरा पाषाण से किया, और तीसरा शेफालिकी से फूल से किया, और इन बिंबों से क्या करते हैं, मुस्कान की तुलना करते हैं। अगला एक प्रश्न है आपका कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो छाया मत छूना कविता में कवि ने मनुष्य को
छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी। कारण कि कवि के अनुसार छाया दो होता है, एक जो होता है पुराने याद और दूसरा क्या होता है बड़े बड़े सपने। छाया दो प्रकार की होती है, एक पुराने याद और दूसरे क्या होते हैं बड़े बड़े सपने। तो मन, सम्मान, धन, संपत्ति आदि सभी सपने होते हैं। ये जो सारे दिख रहे हैं ना बड़े बड़े सपने हैं, मान, सम्मान, धन आदि सारे सपने। प्रभुता प्राप्त की चाह व्यर्थ है और इनको चाहना ये सारे व्यर्थ है। ये क्या है, मृग तृष्णा है। जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में जब एक मृग माने एक हिरण को जब प्यास लगता है और वो किसी रेतीले जगह पे हो तो दूर से देखने से उसको दूर में लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन जब वो सामने जाता है तो वहाँ पे पानी गायब, फिर दूर में लगता है पानी, और इस तरह वो भटकते रहता है। तो लोग क्या करते हैं ना, मान, सम्मान, धन, संपत्ति के सपने रखते हैं और ये सारे के सारे व्यर्थ होते हैं, मृग तृष्णा की भांति होती हैं। पुराने यादें और बड़े बड़े सपनों के रूपी छाया को भूलकर वर्तमान के यथार्थ में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, दुख को दुगना करते हैं। तो वर्तमान समय पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कवि ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका संगीतकार चैप्टर से पूछा है कि संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। तो संगीतकार के माध्यम से कवि विभिन्न कार्यों में लगे सहायकों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इनके प्रयास अनदेखे भले ही रह जाते हो, किसी कार्य की सफलता में इनका बड़ा योगदान होता है। देख सकते हो क्या है, इनका मानना है कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका करने वाला कोई और होता है, लेकिन करवाने वाले कोई होता है, लेकिन करने वाले जो होते हैं यानी कि जो भी सहायता करते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो क्या कहा है कि इनके प्रयास को अनदेखा कर दिया जाता है। कलाकारिता अथवा दूसरे कार्यों में जुटे लोगों को चाहिए कि वह अपने प्रधान का हर प्रकार से सहयोग करें। जिस प्रकार संगीतकार अपने मुख्य नायक को हर प्रकार से सहयोग करते हैं, उसी प्रकार सभी सहायकों को अपनी मुखिया का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार एक गायन, अगर आप गायन का बात करोगे ना, संगीतकार यानी कि गायन का जो बात करते हो, तो एक मुख्य गाने वाले होते हैं, लेकिन उस गाना को कंप्लीट करने के लिए कितने सारे लोग लगे होते हैं। और जिस प्रकार वो लोग क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तब जाके वो कोई काम होता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जो प्रधान है ना, उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर का, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो पान वाले एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह भारी भरकम तोंद वाला था, उसका पेट भी क्या था, बहुत ज्यादा मोटा था। वो हमेशा मुंह में पान भरे रहता था। वो हमेशा क्या करता था, मुंह में पान भरकर रखता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पिक फेंकता था, यानी कि जो पान का जो थूक होता है ना, उसको फेंका करता था। जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी और मुंह से पान पिक के छींटे निकलते थे, और वो जिस प्रकार मुंह में रखते थे ना, लोग बोलता था तो मुंह से थूक पान वाला निकला करता था। वह चश्मे वाले तथा उसके देशभक्ति का हमेशा क्या करता था, मजाक उड़ाया करता था, और वो बोलता था ये तो पागल है, पागल। पान वाला चश्मे वाले को देशभक्त नहीं मानता था। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण वह उसे पागल मानता था। वह तो केवल उसका ऊपरी रूप देखकर उसे एक लंगड़ा इंसान मानता था। यानी कि जो आपको था कि जो कैप्टन था वो लंगड़ा था ना, इसीलिए उनको लंगड़ा मानता था। उसके मन में चश्मे वाले की आंतरिक देशभक्ति के प्रति कोई सम्मान का भाव उसके पास नहीं था। तो ये प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न को आप याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। अगला 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के मन में सबके लिए एक जैसा भाव था, यानी कि दुष्परिणाम नहीं था, वो सबको एक जैसा रखते थे। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के प्रति या माँ अपने बच्चे के प्रति जो भाव रखता है ना, वो वात्सल्य भाव रखता था। वे सरल, दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उसकी मृत्यु पर संताप भी दिखाया कि लो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं और सब चीज़ें ठीक होती हैं। यानी कि पहले लेखक का जब बच्चा हुआ ना तो उसके मुंह में पहला अन्न ही डाला, और जब मरा ना तो उसके लिए संताप भी क्या व्यक्त किया। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता है और दूसरों को ही ज़्यादा चाहता है। उस तरलता की चमक
उनके चेहरे में साफ दिखाई देती है, जिसके कारण लोग जो होते हैं उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अगला प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। प्रश्न क्या है, लेखक मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? तो दो व्यक्तियों का प्रभाव था, एक उसके पिता का और दूसरा शीला अग्रवाल का। तो बात करेंगे प्रभाव क्या था और किन किन और किस प्रकार का पूछा है। तो लेखक के व्यक्तित्व को बिगाड़ने और बनाने में उसके पिता का प्रमुख हाथ रहा है। प्रारंभ में लेखक के पिता ने लेखिका को हीन भावना का समावेश किया, उसके मन में एक हीन भावना का समावेश किया कि लड़की ये नहीं कर पाएगी, लड़की ऐसे नहीं कर पाएगी। उन्होंने शक्की और विद्रोही बनाया। उन्होंने ये लेखिका को देशभक्त बनने का मौका दिया। उन्होंने ही लेखिका को रसोई घर से दूर रखकर एक प्रबुद्ध नारी बनाने में सहयोग किया, और जिस प्रकार वो करती थी ना कि तुम खाना नहीं बनाना, तुमको ये करना, तो उसको किया। लेखक को कार्यशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में अध्यापिका शीला अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शीला अग्रवाल ने अपने जोशीले वक्तव्यों से उसके व्यक्तित्व में नया जोश पैदा किया है। उन्होंने लेखिका की नस नस में देशभक्ति का भाव भर दिया है। शीला अग्रवाल ने लेखक के मन में खुलकर विद्रोह करने का विचार भी भरा था। तो बात करेंगे तो देखो, सबसे पहला बात करें तो देखो बिगड़ने का व्यक्तित्व बात करो, या मैं बात करूंगा कि जो भी उसके व्यक्तित्व का बढ़ना में उसके पिताजी का हाथ था, और पिताजी ने उसे क्या किया था, उसे हीन भावना का समावेश किया था, जिसके कारण वो शक्की और क्या हो गई थी, विद्रोह हो गया था। और इसी के कारण वो देशभक्त बनने का भी उनको क्या मिला, मौका मिला। साथ ही लेखिका को रसोई घर से दूर रखने में भी उसके पिता का बड़ा हाथ था, जिसके कारण वो एक प्रबुद्ध नारी बन सकी और किसी भी चीज में क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनका अध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या था, प्रमुख हाथ था। अगला एक प्रश्न पूछा जाता है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य किन किन प्रतिबिंबों से व्यक्त किया था। और ये प्रश्न देखिए 2 बार रिपीटेड है। तो एक बार आपको पूछा है अति लघु उत्तीर्ण में और एक बार पूछा है लघु उत्तीर्ण में, तो दोनों में आपको आंसर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिर पड़ेगा। तो देखो इसमें जब दोगे ना तो थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि लगभग आपको 100 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो क्या पूछा है, बात करें तो किन किन बिंबों क्या, तो निम्नलिखित बिंबों से क्या हम लोगों ने देखा था। तो बच्चों की मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि मृतकों में जान डालती थी। तो देखो, तो मृतक से क्या है, इसलिए भी बात कहा है कि मृतकों में भी डाल देगी जान। अगला के कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रही है। और इसमें क्या कहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, ऐसा कवि ने कहा था। अगला क्या था, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण माने पत्थर भी पिघलकर जल बन जाते हैं। और कवि ने क्या लिखा था, पिघलकर जल बन गए हो कठिन पाषाण, जो कठिन पाषाण होते हैं ना, कठोर पाषाण, वो भी पिघलकर क्या हो गया, जल बन गया है। और अगला है कि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है, देख सकते हो झरने लग पड़े हैं शेफालिका के फूल का। तो ये बात जो है लेखक ने कहा है। अगला है आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि बादल कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहा कि तुम गरजो? तो इसमें कवि की क्रांतिकारी भावना मुखरित है। एक क्रांतिकारी भावना के बारे में बात करते हैं। कवि बादल को क्रांति का अग्रदूत मानता है। वह बादल से अपनी शक्ति प्रदर्शन की कामना करता है कि आप क्या करो, अपना शक्ति दिखाओ। वह गर्जन बरसन के लिए उसका आह्वान करता है, ना कि फुहार छोड़ने के लिए या केवल बरसने के लिए। कवि यह नहीं चाहता कि बादल केवल इस धरती का ताप दूर करे, वह चाहता है कि बादल अपने गर्जन और बरसन से क्रांति का शंखनाद करे कि वह क्रांति जो है हो गई है और युद्ध जो है छिड़ गया। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं ना कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, साला जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो जीतना अगर है ना, अगर जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह बादल आते ही ना गरज कर जब आता है तो लगता नहीं कि आज ये फाड़ के रख देगा, ठीक उसी प्रकार क्या करना है, आप क्रांतिकारी बनना होगा और आपको पेपर लिख के आना होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। तो कवि ने लड़की होने का आशय माना है मन से भोली भाली स्वभाव का होना,
समर्पणशील और आज्ञाकारी होना, लड़की जैसा दिखाई देने का आशय है कि भोली भाली और समर्पणशील दिखाई देना। लेकिन कवि के शब्दों में माँ यह कहना चाहती है कि तुम इतने भी भोली भाली मत हो जाओ या इतने ही क्या समर्पणशील मत हो जाओ कि कोई भी तुमको भोली भाली मानकर तुम्हारा दुरुपयोग कर दे और तुम्हारा क्या करे, कोई मैं बोल सकता हूँ कि शोषण करने लगे। इसीलिए कविता में माँ ने कहा है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगले प्रश्न में बात करेंगे। 50 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा है। तो रात में गंटोक शहर अत्यंत मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। चमचमाते शहर को दूर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आसमान उलट पड़ा है और सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक एक अपूर्ण सौंदर्य प्रदान कर लेखिका को सम्मोहित कर रहा है। उनकी चेतना शून्य सी हो गई है, वह बाहर और भीतर जड़ सा शून्य हो गया है। वह अपने इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली गई है। उनके लिए आसपास वातावरण शून्य सा हो गया, जैसे मानो कि वो क्या आगे मनमोहक हो गई है, वो एकदम बोल सकते हैं ना कि विस्मराइज हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, वाक्य किससे कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखना है। तो देखोगे पदों के उस सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। देखो पदों के उस सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कोई क्या रहेगा, अर्थ निकलेगा। जैसे पढ़ने वाले बच्चे ही परीक्षा में नंबर लाते हैं। सूर्य आग का एक बहुत बड़ा गोला है और एक लैंग्वेज है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या एक ऐसा मेल होता है ना जिसमें हमको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा में नंबर लाते हैं, या बोलेंगे नंबर लाते हैं पढ़ने वाले, आपको क्या समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में आएगा। तो सजा के जब तक लिखोगे ना तब तक वो वाक्य नहीं होता। तो पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कोई क्या होगा, अर्थ निकलेगा। नहीं अर्थ निकलेगा तो उसको वाक्य नहीं बोलेंगे। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भाग में बांटते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखो यहाँ पे खाली नाम लिखने के लिए मेरा नाम लिखा है। बाकी अगर आपको ग्रामर सेशन करना है तो एक बार कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं लास्ट तक आपका ग्रामर सेशन सारा करवा दूंगा। अगला एक प्रश्न है आपका, प्रश्न 41 नंबर का है कि अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को अनुरोध पत्र लिखना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखना होगा सेवा में सहायक विद्युत अभियंता धनबाद। विषय क्या है, तो अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में। फिर आपको एक लाइन देखो यहाँ से लगातार आपने लिखा, फिर यहाँ से लिखना होगा महोदय, कॉमा लगाना होगा, फिर आपको एक पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखना होगा कि आज हमारा गांव विद्युत की अनियमित व्यवस्था से काफी परेशान है। वर्तमान समय में पूरे गांव से लगभग प्रत्येक बच्चा मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं। सभी बच्चे अपने लगन से मेहनत भी कर रहे हैं, परंतु महोदय शाम के 6 बजे से रात 9 बजे तक हमारे गांव तोपचाची की बिजली हमेशा से ही काट ली जाती है, जिससे हमारे गांव के बच्चे अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सभी बच्चों का भविष्य ठीक बिजली कट जाने के बाद गांव में अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में चला जा रहा है। अतः महोदय आपसे आग्रह है कि हमारे इस समस्या को आप गंभीरता से लेंगे और इस समस्या से निजाम दिलाने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। और देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिनांक डाल के डेट डालना है और यहाँ पे आपको लिखना है भवदी है और फिर यहाँ पे आपका नाम लिखना और आप कहाँ से हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। इस तरह लेटर का फॉर्मेट होता है। अब एक अगला एक प्रश्न है, जो प्रश्न थोड़ा सा गलत मुझे लगा। प्रश्न क्या है कि कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखो विज्ञापन 2 तरह का होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। एक तो वो पूछेगा, अगर कंपनी वाला होगा तो बोलेगा कि उसका सेल को बढ़ाना है, उसका बिक्री को बढ़ाना है, या आपको पूछेगा
कि आपको यहाँ पे भर्ती चाहिए, रोजगार दे रहा है, तो उसके लिए कुछ लोगों का फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे तो ये बात क्लियर नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बना दिया कि कलम बनाने वाली कंपनी जो है अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए 50 शब्दों में क्या करना, आपको एक निबंध लिखना है। तो सबसे पहले शॉर्ट में क्या करोगे, आप क्या कर लोगे कि इस प्रकार से एक बॉर्डर छाप बना लोगे। देखो कि नहीं, बाहर में जो मैंने बॉर्डर बनाया है, इस प्रकार से एक बॉर्डर आप क्या करोगे, कलम से अपने बुक में बना लोगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको कंपनी है तो आपको एक टैग लाइन जरूर देना होगा। तो मैंने टैग लिखा है कि लिखे, दो कलम होगा तो लिखने वाला बात होगा, तो लिखेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, मैंने टैग लिखा है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका कलम का फैक्ट्री, जो कलम की कंपनी, उसका नाम देना पड़ेगा। तो मेरा नाम क्या है, अमृत कलम, मेरा कलम का नाम है। अब आपको, आप बिक्री बढ़ा रहे हो तो आपको तो इसके बारे में कुछ अच्छी रोचक चीज बताना पड़ेगा ना, जैसे सबसे सस्ता और टिकाऊ, इंक भरने का परेशानी खत्म, लिखो और फेंको चले लंबा, इससे बनेगा सबसे सुंदर लिखावट, तो बच्चे खरीदेंगे। अब एक लाइन और एक जोड़ सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, आप इसको कॉलम बना के ऐसा बना के लिख सकते हो कि अब आपके नजदीक की स्टोर में भी आसानी से उपलब्ध, और मात्र 3 रुपया में, तो आप यहाँ पे रुपया भी दे सकते हो। और इस प्रकार आप नोटिस दोगे तो आपका नोटिस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 50 नंबर का। देखो कि आप गौर करना, यहाँ पे 48 नंबर है और 48 के बाद सीधा 50 चला गया, तो आप ऐसा कैसे, आप बोलोगे सर आपने गलत नंबरिंग किया, नहीं, आपके मॉडल पेपर में नंबर गलत दिया है तो मैंने नंबर गलत बताया, क्योंकि इसके बीच में आपका प्रश्न जो है गायब किया है। एक प्रश्न है आपका कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, आपको लिखना होगा। तो बात करें आंसर पे, तो नई दिल्ली में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन का कार्यक्रम था। भारतीय शासक द्वारा उनका सम्मान करने के क्रम में नई दिल्ली की काया पलट होने लगी, जिसके लिए शासकों ने निम्नलिखित प्रयत्न किया। पहला क्या किया, नई दिल्ली की काया पलट के लिए सघन सफाई की व्यवस्था की गई, यानी कि कठिन, जिसको बोलते हैं ना बहुत खतरनाक वाला सफाई किया गया। सड़कों, सरकारी इमारतों, पर्यटक स्थलों आदि की रंगाई पुताई के साथ साथ सजावट की गई और उनको क्या क्या सजाया भी गया, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष व्यवस्था दी गई, और ऐसे बोल सकते हैं कि नई दिल्ली की काया पलट हो गई। अब एक प्रश्न है आपका कि जितेन नार्गो की गाइडलाइन की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइडलाइन में क्या गुण होता है, आपके बारे में एक गुण बोला है। तो देखिए, जितेन नार्गो एक कुशल गाइडलाइन के साथ साथ एक कुशल ड्राइवर भी था। प्राय पर्यटक वाहनों में ड्राइवर और गाइडलाइन अलग अलग होते हैं। यदि एक कुशल गाइडलाइन में अगर अच्छी तरह गाड़ी चलाने का भी ज्ञान हो जाए तो उसे एक अच्छा गुण माना जाता है, यानी कि गुण ये भी होना चाहिए कि उसको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थलों के महत्व और उनकी जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उनके पास एक चीज क्या होना चाहिए कि अगर वो गाइडलाइंस, अगर वो गाइड करते हैं, उन जगह के बारे में बताते हैं, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में, विभिन्न स्थलों का और उससे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान होना चाहिए। जितेन यद्यपि नेपाली है तथापि उसे सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति तथा धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है, उनके बारे में पता है उनको। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों में से भी वह भली भांति परिचित है। यह किसी भी कुशल गाइड का आवश्यक गुण होता है कि उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जीवन की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो गुण था कि मानवीय संवेदना की समझ था, परिष्कृति संवादशीली था उनके पास, वो लोगों को समझते थे और उनके बारे कहते थे। आगे एक 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर क्या करना है, आपको 150 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। तो देखो, ये जो 2 निबंध है, परिश्रम का महत्व और हमारा झारखंड, ये दोनों का बोलोगे तो मैं एक अलग से मैं वीडियो लेना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको किस तरह से निबंध लिखा जाता है मैं आपको वहां पे बताऊंगा और किस प्रकार से लिख पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना होगा कि हाँ सर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो दूंगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, कम से कम 10 से 12 बच्चे अगर कमेंट कर देंगे कि सर हाँ मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं मानव परिश्रम का महत्व और हमारा झारखंड में बता दूंगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करो कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही साइंस का तो खत्म हो गया, एसएसटी का खत्म हो गया, हिंदी का खत्म हो गया, हिंदी ए का, हिंदी बी का जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर ये सबका आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो मैं आपका इस सब का पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में आपका अवेलेबल करवा दूंगा, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम दोनों में। तो आपको दोनों जगह ज्वाइन हो जाना है। और आप क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका एसएसटी और हिंदी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।